गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉस ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट है। लॉस ऑफ मोशन बेसिकली फोर्स से रिलेटेड है। और अभी तक हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए, आपने देखा होगा कहीं भी हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात नहीं की। डे वन से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। टेंशन की बात की जो कि स्ट्रिंग में अप्लाई होता है, वेट की बात की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात की, स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट किया। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जिसमें हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें। आप लोगों को जितनी भी बॉडीज मूव करती हैं, हमने हर बार बोला कि स्मूथ सरफेस है यानी फ्रिक्शनलेस है। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस होता ही नहीं है। अगर कोई भी सरफेस फ्रिक्शन को जीरो करना इम्पॉसिबल है। फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड 100%। तो ऐसा सरफेस बनाना ही इम्पॉसिबल है जहां हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें। और जब फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता, तो हर एक सरफेस पे हर बॉडी जो भी मूव कर रही है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। तो पॉइंट ये आता है कि फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग हमारी हमको समझना है फ्रिक्शन को कैसे अप्लाई करना है। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि फ्रिक्शन को अभी तक क्यों नहीं बताया था। जब सारे फोर्सेस बताए तो फ्रिक्शन को लास्ट में क्यों रखा। देखिए, बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका। जब आपको लॉस ऑफ मोशन बताते हैं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताया गया, मल्टीपल फोर्सेस को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बताया गया। अब फ्रिक्शन और यदि आ जाता तो उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता, तो फिर आपके लिए अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल होता है कि एक और एडिशनल फोर्स आ गया, और वो भी सिंपल नहीं है। उसमें भी कंडीशन है। स्टैटिक अलग है, काइनेटिक अलग है, लिमिटिंग का वैल्यू कब लेना है, स्टैटिक का वैल्यू कब लेना है, वो सारी कंडीशन आती हैं। तो आज की क्लास कंप्लीटली डेडिकेटेड होगी इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड। फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, अगर इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा, इसको लेकर पूरी क्लास आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑल्दो आपका कल जो टेस्ट है एफओटी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे सिर्फ लॉस ऑफ मोशन यानी विदाउट फ्रिक्शन ही आने वाले हैं। उसमें कोई भी क्वेश्चन फ्रिक्शन पे बेस्ड नहीं आने वाला। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अथर स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जैसे ही फर्स्ट पार्ट फ्रिक्शन वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो आपके माइंड में डेफिनेशन क्या आती है, अपोजिंग फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। चलिए, आप सबसे पहले बताइए, आप ये जो नोट कर रहे हो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपको कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो यू वोंट बी एबल टू नोट इट डाउन एनीथिंग ऑन दिस नोटबुक। अब सेकंड, अगर मैं वॉक कर पा रहा हूं इजीली, मुझे ये बिल्कुल इजीली वॉक कर रहा हूं, तो मुझे कौन सपोर्ट या हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन। यदि ये बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस कर दें, जीरो तो फ्रिक्शन नहीं कर सकते, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक ऑन दिस सरफेस। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इज इट ओके? तो क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इस पार्ट पे एनर्जी जरूर हमारी जाती है, ड्रेन होती है, बट समवेयर it is a necessary thing. Without friction we won't be able to walk, we won't be able to write anything, machines cannot operate properly. मतलब friction plays a very important role. आप एक स्ट्रिंग में एक नॉट बांधते हो, दैट फ्रिक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो पूरा स्लिप होके बाहर आ जाए। तो मैनी मोर थिंग्स आर देयर इन डे टू डे लाइफ जहां पर फ्रिक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट सेम टाइम जब हम कोई भी मोशन कैलकुलेट करते हैं तो फ्रिक्शन का पार्ट कैलकुलेट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं किया तो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट टेंशन बॉडी के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल केसेस के फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होते हैं वो हमको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है फ्रिक्शन की इस पार्ट में। फर्स्ट वी स्टार्ट, नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, it is defined as it is defined as an opposing force. It is defined as an opposing force which comes into play between the contact surfaces of two bodies, which comes
into play between the contact surfaces of two bodies when one body when one body either moves on the surface of other either moves on the surface of other or tends to move. One body either moves on the surface of other or tends to move. Got it? We can divide a friction into different types. We can divide a friction into different types. फ्रिक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से दो पार्ट हैं जहां पर हम फ्रिक्शन को डिवाइड करेंगे? तो आंसर है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इन दोनों पार्ट पे हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो यहां पर हम लोग नोट करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट नोट करिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, and second rolling friction, rolling friction। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर एक पार्ट होगा स्टैटिक और एक पार्ट होगा काइनेटिक। दिस वन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को एक और नाम देते हैं और वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में कि कई बार आप देखोगे, टीचर्स भी आपको बताएंगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है, टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है। बेसिकली दोनों फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो किस कंडीशन में ये अप्लाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये तब अप्लाई होगा जब व्हेन वन बॉडी slides over the surface, either slides or tends to slides over the surface of other। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। और दूसरी कंडीशन होती है रोलिंग फ्रिक्शन की, जहाँ पर वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर। यहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल डाउन होती है, उस कंडीशन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दोनों पार्ट में यहाँ पर जो ऑपोजिंग फोर्स वाला फैक्टर होता है वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। यहाँ पर ये दिस वन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस अप्लाइड फोर्स, और दिस वन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कंडीशन आपको आती है। गॉट इट? तो यहाँ ये एक रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला पार्ट में। रोलिंग को हम लास्ट में करेंगे, जब पहले पूरा स्लाइडिंग कंप्लीट करेंगे फिर हम रोलिंग पर आएंगे। तो फर्स्ट स्लाइडिंग से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आपका अगर देखा जाए तो हार्डली ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ फॉर्मुलेज आते हैं, और ये भी रेगुलर पार्ट का सिलेबस नहीं है। ये सीधा मैं जो भी करवाऊंगा ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉम्पिटिटिव और स्कूल लेवल दोनों। ठीक है, चलिए।
फर्स्ट हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसके बाद भी रेस्ट पर है, तो क्या उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है? यस और नो? गुड। उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम यहां पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इतना फोर्स नहीं लग रहा है कि बॉडी मूव कर पाए। तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है अभी फिलहाल? 0। इज इट ओके? इतना फोर्स सफिशिएंट नहीं है कि बॉडी मूव कर पाए, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तब इस कंडीशन पर यहां पर एक ऑपोजिंग फोर्स लगता है इस कंडीशन पर, और इस ऑपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी तक लगेगा जब तक ये उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला मैं इस वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये मूव कर रही है? लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो यहां पर भी एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पीछे की थ्योरी ये है, पहली बात, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने मान लीजिए इसके ऊपर जैसी फोर्स लगाया और ये मूव नहीं कर रही, इट डजंट मीन कि यहां फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज टू बी नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्ड स्टैटिक क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बॉडी किसमें है? स्टैटिक पोजीशन में। बॉडी इज नॉट इन अ मूविंग पोजीशन। इज इट ओके? तो द पॉइंट इज, when we applied a force on another body and if body remains at rest, is it okay, then opposing force comes into play between the contact surfaces of two body, which is to be known as static force of friction. Got it? तो पहली डेफिनेशन आप लोग यहां पर नोट करते हैं। सबसे फर्स्ट, नहीं 1 मिनट, पहले स्लाइडिंग से स्टार्ट करेंगे। नोट करिए, फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पर इसको बहुत शॉर्ट में बस क्विकली बताऊंगा। when a body slides over the surface of other, when body slides over the surface of other or tends to slide, then an opposing force then an opposing force comes into play between the contact surfaces between the contact surfaces of two bodies, which is to be known as sliding friction force, which is when body slides over the surface when body slides over the surface of other or tends to slide, then an opposing force comes into play between the contact surfaces of two bodies, which is to be known as sliding frictional force. Got it? Now there are two types of sliding frictional force. There are two types of sliding frictional force. अब फर्स्ट पार्ट पर हम लोग यहां पर आते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वरुण, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज इट ओके? तो यहां स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले इसका डेफिनेशन नोट करना। व्हेन an external force applied on a body when an external force applied on a body and body remains at rest, then an opposing force
acts on a body, opposing force acts on a body, its direction always be opposite to, its direction always be opposite to external force, its direction always be opposite to external force of a body, and this opposing force is to be known as static force of friction. This opposing force is to be known as static force of friction. नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड होगी बाद में, और नेक्स्ट लाइन से नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स and its value depends upon external force, its value depends upon external force. इतना किया, its value depends upon external force. Next line, the maximum value of static force of friction, maximum value of static force of friction is to be known as limiting force of friction, limiting force of friction. Limiting force of friction. Got it? ये लास्ट की लाइन में दो चीजें हाईलाइट करना. इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, इसको हाईलाइटेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्स. और ये जो लास्ट लाइन नोट करवाई है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वाला पॉइंट नोट करना. लिमिटिंग force of friction. Is it okay? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहीं से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, ध्यान रखना. अब हम लोग देखो, पहले अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. अब हम लोग आ रहे हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर, ठीक है. तो वर्ड आपको बार बार यूज होगा, लिमिटिंग स्टैटिक, लिमिटिंग स्टैटिक. तो एक्चुअली दोनों रेस्ट पर ही लगते हैं. इज इट ओके? दोनों कब तक लगते हैं? रेस्ट पर ही. पर लिमिटिंग कहां लगता है? लिमिटिंग मतलब स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती. कैसे होती वो मैं भी सब डेमोन्स्ट्रेट करके सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा. अब इसके बाद लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन नोट करिए, स्पेसिफिकली नोट करिए. लिमिटिंग, when an external force applied on a body, when an external force applied on a body and body is in position to tends to move, body is in position to tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, then maximum opposing force, ये वर्ड मैक्सिमम कुछ स्पेसिफिक रीजन से नोट करवाया है, ठीक है. मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, between the contact surfaces of two bodies
contact surfaces of two bodies is to be known as limiting force of friction, is to be known as limiting force of friction, limiting force of friction. बेटा आप उससे कर लो, है ना, बाकी किसी और करवाना है क्या? तो फिर मैं करता हूं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डन, यहां तक हुआ। अब इसके बाद करना लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके कुछ लॉज चलते हैं, नोट करिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, गॉट इट? यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ नोट करिए, it depends upon nature of contact surfaces of two bodies. It depends upon nature of contact surfaces of two bodies, contact surfaces of two bodies. Second point, it does not depend, second laws, second law, second law, it does not depend upon area of contact surfaces of bodies. It does not depend upon area of contact surfaces of two bodies. एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट, its direction always be opposite to the direction of applied force on a body. Its direction always be opposite to the direction of applied force on a body. Applied force on a body. Done. थर्ड, सॉरी फोर्थ पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, इसको कैसे, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो फोर्थ पॉइंट में ही आता है। नाउ इन दिस पॉइंट, let this one is external force F, and an opposing force small f is acting on a body. Let this one is F and this one is small f. Mass of body is m. Weight of body is acting downwards and normal reaction force is acting upwards. So this one is normal reaction force and this one is weight of a body. Is it okay? Now in this case, in this last four case will be, जितना भी हम लोग फोर्स यहां पर अप्लाई करेंगे, अब इस पे करना, the force of friction, static force of friction always be force of friction always be the force of friction
always be directly proportional to normal reaction force. Force of friction always be directly proportional to normal reaction force. Force of friction always be directly proportional to normal reaction force. और अब उसके बाद करना पॉइंट, एक मिनट फिर से डायग्राम बना लेते हैं. चलिए, दिस वन इज अ फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, F, और यहां पर एक ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, दिस वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तब ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, दिस एक्सटर्नल फोर्स, अभी ये लेकिन बॉडी स्टिल मूव नहीं कर रही है, पर बॉडी इज इन टेंस टू पोजीशन. अब एक एक पॉइंट यहां पर ध्यान से देखना. बॉडी ने मूव नहीं किया, हमने फोर्स लगाया, बॉडी किस पर है, रेस्ट पर. लेकिन एक वर्ड यूज बार बार कर रहा हूं मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू मूव. टेंस टू मूव का मतलब होता है अब वो पोजीशन आ गई है कि इसके बाद बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगी. तो क्या हुआ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सामने, मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी मूव नहीं कर रही, मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा, मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा, एंड आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स, एंड एक पोजीशन ऐसी आएगी कि बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. जिस पोजीशन पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी उससे ठीक पहले वाली पोजीशन कहलाएगी टेंस टू मूव. यानी बस अब इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया और बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया. तो यहां पर इस केस में हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स F है, इसको सॉरी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो लॉ नंबर 4 है, वो ये बोलता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा. तो जैसे एग्जांपल के लिए इस केस की बात करें, तो इस केस में mg डाउनवर्ड फोर्स हो गया और n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया. तो जो फोर्थ लॉ है वो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज टू बी नोन एज लिमिटिंग फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो पहला पॉइंट F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. N क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. और ये जो S है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहां पर ये पूरा पार्ट, तो इस तरह से आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला मिलता है, और ये मिलता है F इज इक्वल्स टू म्यू N. N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है mg. तो हम यहां पर ये F की वैल्यू देंगे, ये हो जाएगा म्यू S N, या फिर यहां पर ये वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू S m g. Now this one is value of static force of friction, mu S m g. So note down this point. Done this. फोर्थ पॉइंट नोट किया. तो पहला पॉइंट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहां तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है. अब एक एक करके पॉइंट वाइज हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को समझना स्टार्ट करेंगे. यहां से हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. यहां तक नोट किया सबने, ठीक है. अब पहला एक पॉइंट, पहला तो ये नोट कर लो, म्यू एस. म्यू एस बताओ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन.
इसको कई बार कुछ बुक्स में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन वर्ड भी हो जाएगा, आइदर लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, सेम थिंग. इज इट ओके? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. म्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो म्यू एस जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रेशियो होगा. डन? ओके, चलिए यहां से नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं. ये नोट कर लिया? बस एक लास्ट पॉइंट और. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ unitless, is a pure number, it has no unit. Coefficient of static friction is a unitless physical quantity. Unitless physical quantity. It determine force of friction between the contact surfaces of two bodies. It determine force of friction between the contact surfaces of two bodies. Is it okay? कैसे डिटरमाइन करता है? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं. ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक नोटबुक दो. देखो यहां पर ये एक सरफेस आप देख रहे हो. ओके, अब इस सरफेस पर कुछ अलग अलग बॉडीज अपन रखते हैं. ये किस मटेरियल का बना है? वुड का. ठीक है, तो ये एक वुडन का मटेरियल हो गया. ये किस चीज का है? प्लास्टिक. एक प्लास्टिक मटेरियल हो गया. और ये किस चीज का है? ये भी प्लास्टिक है. ठीक है, पर ये अलग अलग हो सकता है. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये अभी फिलहाल दो का एग्जाम्पल देता हूं आपको, या मैंने ये दो मटेरियल लिया. फॉर एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, ये भी दिस वन इज ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, यस और नो. तो हम एक काम करते हैं, वुड और प्लास्टिक के एग्जाम्पल लेते हैं. बताइए दोनों सरफेस पर है, देख पा रहे हो आप लोग? यस और नो. अब अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं? बताइए, इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन कर रहा हूं. क्या दोनों सेम टाइम स्लाइड करेंगे या डिफरेंट? ये डिपेंड किस पे करेगा? फ्रिक्शन. बताइए, अभी ये कुछ इंक्लाइन दिख रहा है आपको? ये नोटबुक आप देख पा रहे हो इंक्लाइंड है, पर इंक्लाइन के बाद एक चीज नोटिस करो आप, क्या ये दोनों बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया? अब एक बॉडी ने मूव किया और दूसरी ने नहीं किया. एक्चुअली पता है ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो फिर से ध्यान से देखना. ये प्लेन सरफेस है, बोलो यस. अब आप बताना जैसे इंक्लाइंड होना स्टार्ट होगा, आप मुझे बताना सर प्लेयर सरफेस इंक्लाइंड होना स्टार्ट हो गया. कनिष्का यहाँ ध्यान दो. अब ये बताओ ये सरफेस कैसे हुए? क्या इंक्लाइंड हुआ? एंड दोनों बॉडी रेस्ट पर है. आप मुझे बस इतना बताओ, क्या ये दोनों बॉडी पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा? पर उसके बाद भी अभी मूव नहीं कर रही, तो अभी कौन सा फोर्स लग रहा है इन पे? स्टैटिक. विच फोर्स? स्टैटिक. और जिस मोमेंट तक बस अभी रोक के रखा हुआ हूं, तो अभी कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक. अब किसी ना किसी एक बॉडी पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा? जब उसका थोड़ा सा और इंक्लाइन किया और बॉडी मूव कर जाएगी. इज इट ओके? तो जैसे ये देखिए, यहां पर अभी दोनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों पे स्टैटिक लग रहा है, और ये दोनों पर अभी स्टैटिक है. अब ये बॉडी मूव करी. हर बार पहले कौन बॉडी मूव कर रही है? वुडन बॉडी पहले मूव कर रही है. तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि जब ये मूव करना स्टार्ट की, ठीक उससे पहले वाले मोमेंट पर जो इंक्लाइन प्लेन पर हम रखें उसको, मतलब बस इसके बाद वो मूव करने की पोजीशन में थी, वहां पर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा था? लिमिटिंग. पहली बात क्लियर हुआ. दूसरा पॉइंट कि ये दोनों बॉडीज के म्यू की वैल्यू अलग अलग है. वुडन का म्यू अलग है और प्लास्टिक का म्यू अलग है. तो डेफिनेटली अगर दोनों का भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाए, तो दोनों में से म्यू की वैल्यू ग्रेटर किसकी मिलेगी? इस प्लास्टिक मटेरियल की या वुडन मटेरियल की? व्हाट डू यू से? प्लास्टिक की, क्योंकि अगर वुडन का म्यू ग्रेटर होता तो ये थोड़ा और ज्यादा देर रुकता. इज इट ओके? तो यहां पर किस बॉडी में कितना फ्रिक्शन है ये बताने के लिए उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है हर मटेरियल का. तो आप स्टील यूज कर रहे हो तो स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? कॉपर यूज कर रहे हो, वुडन यूज कर रहे हो, माइका यूज कर रहे हो, ग्लास यूज कर रहे हो, रबर यूज कर रहे हो,
तो हर मटेरियल का एक म्यू की वैल्यू फिक्स होती है। अब आपको यदि कोई सरफेस बनाना है या आपको कोई मटेरियल बनाना है और उसमें फ्रिक्शन डिटरमाइन करना है, तो आप उस मटेरियल को म्यू के बेसिस पर डिसाइड करते हो कि उसमें म्यू कितना लेना है। अगर आपको लेस फ्रिक्शन रखना है तो ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसमें म्यू की वैल्यू क्या हो, लेस, और ऐसा मटेरियल यूज करना है जहां आप चाहते हो फ्रिक्शन हो। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो स्लीपर्स बन रहे हैं, इज इट ओके, या आपके शूज डिजाइन हो रहे हैं, तो उनका जो सोल होगा उसके सरफेस पर कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, फ्रिक्शन। अच्छा, उसमें भी मॉडरेट रखा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रखेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सरफेस, फिर वो हमें अपोज करने लगेगा। तो एक मॉडरेशन रखा जाता है कि वो स्लिप भी ना हो और हमें हेल्प भी करे, लेकिन सेम टाइम व्हीकल के टायर्स जो होते हैं उनमें फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। अगर उनके टायर में एक तो ग्रिप से फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है, लेकिन सेम टाइम एक और तरीका कौन सा होता है, वो होता है मटेरियल यूज करना, उससे फ्रिक्शन डिसाइड होता है। तो यहां पर पहला पॉइंट ये आता है कि म्यू जो है वो फैक्टर है जो फ्रिक्शन फोर्स डिटरमाइन करता है। इज इट ओके? चलिए अब यहां से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग यहां से चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल कुछ वैल्यूज दूंगा और आप उन वैल्यूज में क्या करना कि मुझे ये बताना कि यहां पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। पहले अपन इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो एक पहला सिंपल सा अपन क्वेश्चन लेते हैं। ये एक प्लेन सरफेस हो गया, यहां मेरे पास एक ब्लॉक है, लेट दिस वन इज अ ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो आप देख रहे हो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। इसका मास डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो हमने इसका मास लिया, इसका मास 50 kg है। इज इट ओके? और ये जो फोर्स लग रहा है ये 100 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। गॉट इट? इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहां पर एक म्यू की वैल्यू आपको मिलेगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। म्यू जब भी म्यू एस होगा तो वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जब भी म्यू एस होगा तो वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। इज इट ओके? एक मिनट के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फिलहाल इस एक्सटर्नल फोर्स को मान रहा हूं है ही नहीं, है ही नहीं, और म्यू एस की एक वैल्यू मेरे पास है और वो है 0.2। इज इट ओके? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल कि यहां पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा, बट क्वेश्चन इज ये बॉडी मैक्सिमम इस पर कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो सकता है, कितना होगा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ही होता है, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। बोलिए यस और नो। म्यू एस इंटू एन होगा, अब भी बताया फॉर्मूला, म्यू एस इंटू एन होगा, और यहां पर म्यू एस इंटू एन में ये वैल्यू हो जाएगी एम जी। म्यू एस कितना हुआ 0.2, मास कितना है 50, जी सपोज हम कितना ले लेते हैं 10। बोलिए फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 100 न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से यहां से ध्यान देना, अभी कोई राइटिंग पार्ट नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई राइटिंग पार्ट नहीं। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, म्यू एस 100 न्यूटन का, म्यू एस 100 न्यूटन का मीनिंग ये हुआ कि ये बॉडी जो है ये 100 न्यूटन तक के फोर्स को अपोज कर सकती है। ये बॉडी कितना फोर्स अपोज कर सकती है, तो म्यू एस क्या, ये एफ एस इस समय क्या आया, एफ एस आया लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इसकी मैक्सिमम अपोज करने की कैपेसिटी कितनी है 100। अब एक वर्ड लिखवाया था मैंने अभी, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इज इट ओके? एक वर्ड लिखवाया था सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। अब मैंने क्या किया, ये वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम इसी पर्टिकुलर पार्ट में एक फोर्स अप्लाई किया। ऑलरेडी हम देखो ये कैलकुलेट कर ही चुके हैं। मैंने यहां पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस समय 50 न्यूटन का है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 50 न्यूटन। और ये पहला क्वेश्चन है, ये अभी क्वेश्चन पार्ट 1, ये पहले कंडीशन गिवन है और उस पर ये पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है फाइंड स्टैटिक फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन। ठीक है, फाइंड स्टैटिक फोर्स। ये एक काम करते हैं, हम इसको क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इज इट ओके? फाइंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने लिमिटिंग निकाल लिया, अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना होगा। इज इट ओके? फाइंड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी का रेस्ट पर होना, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पर है, और उसका मतलब ये भी है उस पर ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लग रहे हैं जो दूसरों क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि व्हाट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, तो आंसर हम 100 न्यूटन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे 100 न्यूटन? क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टेबल है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी इसने क्या देखा फ्रिक्शनल फोर्स ने कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, तो ये भी क्या करेगा, कितना अप्लाई करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितनी वैल्यू का लगेगा, केवल और केवल 50 न्यूटन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये कैसा है, सेल्फ एडजस्टेबल, ये अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एडजस्ट, और सिर्फ उतनी ताकत लगाता है जितने में बॉडी रुकी रहे, जितने में बॉडी रेस्ट पे रहे। इज इट ओके? ये बस उतनी ताकत लगाएगा। अब क्या हुआ, सेम पार्ट में बिल्कुल एज इट इज सेम पार्ट सेम क्वेश्चन में एक और पार्ट चेंज हुआ, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स था इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया गया। इस बार क्या किया गया, जो एक्सटर्नल फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स को ले लिया गया यहां पर 75 न्यूटन, 75 न्यूटन कर दिया, फोर्स को क्या किया, बढ़ा दिया। अब मेरा क्वेश्चन, राइटिंग पार्ट करने को मना किया है, अब मेरा क्वेश्चन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 75 न्यूटन, करेक्ट, वेरी गुड, 75 न्यूटन। क्यों 75 न्यूटन? क्योंकि उसको बॉडी को क्या करना है, उसका काम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, बॉडी को रोक के रखना, बॉडी को मूव करने नहीं देना, बॉडी रुकी रहेगी, मूव नहीं करेगी। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पर वो कितना फोर्स लगाता है, जितने में बॉडी रुकी रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर इस केस में यदि मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करूं और मैं आपको यहां बोलूं, भाई मैंने लास्ट में ये बताइए, ये बढ़ाते हुए फोर्स को 100 न्यूटन कर दिया, अब बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। और ये 100 न्यूटन क्या है, साथ साथ में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस पोजीशन को बोलते हैं टेंस टू मूव, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, टेंस टू मूव। बताओ ऐसा क्या रीजन है कि इसको टेंस टू मूव बोल रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि यहां पर अब हमने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया, और मान लो मैंने कर दिया 120 न्यूटन, तो जैसे ही 120 न्यूटन किया, क्या इसकी स्ट्रेंथ बची है इसको रोकने की, तो ये डिसअपियर हो जाएगा, अब इसका कोई रोल नहीं, चला जाएगा ये, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है, जब तक बॉडी रेस्ट पे होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है, जब तक बॉडी रेस्ट पर होती है। जैसी बॉडी रेस्ट से मोशन में आई, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन खत्म, तो ये बॉडी क्या होने लगी, मूव करने लगी। बॉडी इज इन मोशन, बॉडी कम्स इन मोशन। नाउ v यहां पर v इज नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी केसेस में बॉडी किस पर है, रेस्ट। अभी बाकी जितने भी केसेस यहां बॉडी किस पर, रेस्ट, पर यहां बॉडी किस पे आ गई, मोशन। इज इट ओके? तो मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब ये होता है, जो वर्ड मैंने हाईलाइटेड करवाया था, कि ये देखो अपने आप की वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, और अपनी वैल्यू को किस पे एडजस्ट कर लेता है, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। इज इट ओके? और इस स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको यदि मैंने कोई मटेरियल दे दिया और आपने एक बार लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया उसका, तो उसके बाद आप ये आसानी से बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कि उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। इज इट ओके? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बॉडी का लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 150 न्यूटन है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या है, F is equals to mu n। Is it okay? F is equals to mu n। तो एक बॉडी का लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 150 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 130 न्यूटन है।
तो बताओ उसका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ? 130 न्यूटन, क्योंकि वो अभी भी अपना 150 नहीं लगाई, कितना लगाएगी? 130। और कब तक लगाती रहेगी वो? इक्वल कब तक करती रहेगी? टिल 150 तक। वहां 140 किया तो ये कितना कर देगी? 140। उनने 150 किया तो ये कितना कर देगा? 150। लेकिन जैसे ही 150 से ऊपर हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का काम खत्म, अब ये डिसअपियर हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब तक एक्ट करता है बॉडी में? जब तक बॉडी किस पर हो? रेस्ट। और जैसे ही बॉडी मोशन में आई, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम खत्म। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है बताओ? म्यू पर। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हर एक मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग अलग होता है। अगर मैं मान लो किसी बॉडी का ज्यादा बड़ा एरिया ले लूं, तो ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन होगा क्या? ज्यादा बड़ा एरिया ले लूं बॉडी का तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा? नहीं, ये नोट करवाया है, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ टू बॉडीज। हम अगर यहाँ प्लास्टिक मटेरियल ले रहे हैं तो ये मटेरियल डिफरेंट है, ये मटेरियल डिफरेंट है। इज इट ओके? इवन प्लास्टिक प्लास्टिक के मटेरियल डिफरेंट होते हैं। तो जैसे जैसे मटेरियल डिफरेंट होता जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके? सो मेरा पहला पॉइंट, आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है? इज इट ओके? तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एटलीस्ट कि एक किस तरह से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट पे जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहां मैं इसमें जो क्वेश्चन आपको दूंगा अभी फिलहाल, a block of mass 2 kg placed on the floor, coefficient of static friction is 0.4, a force of friction is uh, applied force कर देना इसको, 2.5 Newton is applied on the block. Calculate the force of friction between the block and the floor. Note down this question. Coefficient of static friction is 0.4 and applied force is 2.5 Newton. Is it okay? Applied force is 2.5 Newton. Calculate. Done. कितना आया आंसर?
यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एंड लेट एक्सटर्नल फोर्स इज F, जिसकी वैल्यू है 2.5 न्यूटन। इज इट ओके? म्यू एस की वैल्यू है 0.4 न्यूटन। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले तो हमेशा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन। बॉडी का मास आपको गिवन है 2 kg, तो इस बॉडी का मास हो गया 2 kg। अगर बॉडी का मास 2 kg है तो उस कंडीशन पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लोगे आप, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा हमारा, N इक्वल्स टू mg। तो यहां पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको मिल रहा है म्यू एम जी। म्यू हो गया 0.4, मास हो गया 2, और जी कितना हो गया 10। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना आया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बताइए 8। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 8 आ गया। अब यहां पर अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स कितना है बताइए, 2.5। तो अगर अप्लाइड 2.5 है, अप्लाइड 2.5 है, इज इट ओके? तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अप्लाइड अगर 2.5 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस समय क्या 8 न्यूटन लग रहा होगा? लग सकता है क्या? नहीं, कितना लग रहा होगा? 2.5। तो आंसर कितना बोलोगे? 2.5। इज इट ओके? यहां पर नोट करोगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, बट इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी पर लग रहा है दैट इज 2.5 न्यूटन। ऐसे आंसर देने हमको। तो यहां पर इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू, आप दे देना लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की 8 न्यूटन। इज इट ओके? क्वेश्चन नोट कर चुके थे ना? ठीक है। हो गया इतना? ओके। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं हम लोग, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोट करिए। जैसा इसका नाम है ना, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक मतलब बॉडी जिस पर रेस्ट पर रहेगी, काइनेटिक जब बॉडी मोशन में होगी या मूव करेगी। इज इट ओके? तो यहां पर जैसे अभी प्रीवियस केस में मैंने आपसे बोला था वो एरिया पर डिपेंड, कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, वो सिर्फ तभी एक्ट होता है जब बॉडी किस पर हो, रेस्ट। नोट करिए नेक्स्ट काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन। व्हेन वन बॉडी when one body moves over the surface of other, when one body moves over the surface of other, one body moves over the surface of other, then an opposing force comes into play. An opposing force comes into play between the contact surfaces of two bodies, between the contact surfaces of two bodies, between the contact surfaces of two bodies, which is to be known as kinetic force of friction. Is it okay? Next point लिखना, its value remains fixed. Its value remains of fixed for pair of bodies
फिक्स्ड फॉर पेयर ऑफ बॉडीज। पेयर मतलब जो भी बॉडीज है, मतलब अलग अलग जो स्टील और स्टील के बीच का बॉडी फिक्स होगा या स्टील रबर का एक फिक्स होगा, वेरी नहीं करेगा, इट्स वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड। और उसमें क्या नोट करवाया था, सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती है, एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है। इज इट ओके? अगर इफ बॉडी इज इन मोशन, इज इट ओके, सो इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी ज्यादा हो कम हो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ पॉइंट इज, काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है, जब बॉडी मोशन में होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है, जब बॉडी रेस्ट पर एक्ट होती है। इज इट ओके? ओके, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉज ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट पॉइंट डिफरेंट कलर पेन से। नाउ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट करना, if body is in motion, if body is in motion, then value of kinetic force of friction remains fixed. If body is in motion, the value of kinetic force of friction remains fixed. Kinetic force of friction remains fixed. Kinetic force of friction remains fixed. इतना किया, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ये वेरी नहीं करती। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, value of kinetic force of friction always be less than, value of kinetic force of friction always be less than limiting force of friction, limiting force of friction for particular pair of bodies, for particular pair of bodies। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं स्टील और रबर या स्टील और स्टील के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी वो बात निकालूं और काइनेटिक निकालूं, तो लिमिटिंग ग्रेटर होगा, काइनेटिक हमेशा क्या होगा, लेस। मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोग घर में थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करते हो, किसी अलमीरा वगैरह को शिफ्ट करने में, काम करवाने में है, हेल्प करते हो? लगता नहीं है, देख के तुम लोग करते हो हेल्प, है ना? ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई सिचुएशन कि आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, किया है? अच्छा, जब वो हैवी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, तो एक चीज नोटिस करना, कभी मान लो कुछ थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, लाइट वेटेड नहीं, थोड़ा हैवी, आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, रेस्ट पर है, तो देखना रेस्ट से मोशन में लाने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। एंड वंस दैट बॉडी कम्स इन मोशन, देन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिमेन या कंटिन्यू, आप उसको मोशन में मेंटेन करने में लेस फोर्स लगता है, बोलो हाँ या ना? तो ये जो एफर्ट होता है, ये पता क्यों होता है, किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना ज्यादा एफर्ट डालता है रादर देन उसको मोशन में मेंटेन रखने से। इज इट ओके? तो मोशन में मेंटेन रखने में कम फोर्स क्यों लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती है। और उसको रेस्ट से मोशन में लाने में क्यों लगता है, क्योंकि रेस्ट से मोशन में तभी आती है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करना पड़ता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉस ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट नोट करिए, laws of kinetic force of friction। first point,
पहला, it does not depend upon velocity of moving bodies. It does not depend upon velocity of moving bodies. जैसे वो एरिया पे डिपेंड नहीं करते, वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एरिया हाफ कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। आप कंफ्यूज? कुछ नहीं, एरिया डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडीज। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन nature of contact surfaces of two bodies. It depends upon nature of contact surfaces of two bodies. Second point. Note कर लिया? Third point, its direction always be opposite to relative motion of the body. Its direction always be opposite to relative motion of the body. Its direction always be opposite to the direction of relative motion of the bodies. Is it okay? Relative motion word का मतलब अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। Relative motion को हाईलाइटेड करो, opposite to the relative motion of the body. कई बार आप ऐसा देखोगे कि बॉडी के अलोंग फ्रिक्शन लग रहा है, आपको स्ट्रेंज होगा, अरे ये बॉडी का अलोंग फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगने लग गया। तब आपको समझ में आएगा रिलेटिव मोशन का टर्म क्या होता है। देखो यहां पर अगर मैंने यहां एग्जाम्पल के लिए एक ब्लॉक रखा और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक यहां पर सपोज ये यहां पर एक और ब्लॉक रख दिया, इज इट ओके। अब इसके भी ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहां पर इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया F। पहला पॉइंट ये, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर देयर, 1 और 2 है, 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर देयर, इज इट ओके। इन 1 कॉन्टैक्ट सरफेस एक फ्रिक्शन तो यहां होगा, बोलो यस, यस और नो। पहला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ कहां होगा, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, इज इट ओके। जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी को रखते हो मान लो, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमको अगर बतानी है कि दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, तो हम कैसे बताएंगे दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर होगा। तो देखो उसका तरीका ये, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक कॉपी और देना। तुम लोग की इतनी हैवी हैवी नोटबुक्स हैं कि पता चला वो काम ही नहीं करेगा, सर दिखा रहा है कुछ, हो ही नहीं रहा कुछ, और वो भी ऊपर से ये और स्पाइरल और बना हुआ है। देखो फिर भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए, 3 डिफरेंट बॉडीज आर देयर, बोलो यस और नो। देखो भाई ट्राई कर रहा हूँ यार, मेरे को लग नहीं रहा कि ये वर्क करेगा क्योंकि ये बॉडी बहुत हैवी है, ठीक है, फिर भी देखते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोले सर रिमोट ही तो गिरना है, बोले कुछ नहीं कुछ और रख लेता हूँ ये रख लेते हैं, चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये सबसे पहले फर्स्ट तेरी कॉपी ना ज्यादा लॉस तो नहीं हुआ ना, एक दूसरी कॉपी दो, बहुत ज्यादा पेजेस के हैं, लेस है कोई, हाँ ये ठीक है। ये अब देखो यहां पर ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ये तीनों देख पा रहे हो, बोलो हाँ या ना, 1 2 और ये 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं, अपने डायरेक्शन में, तो ये बॉडी कहां मूव करना चाहिए। तो ऐसा डायरेक्ट ये सेम केस नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, यहां पर एक स्ट्रिंग टाइट करनी पड़ती और फिर मैं उसको आगे खींचता, इज इट ओके। और अगर आपको वैसा समझना है तो समझो, ये मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं अच्छा करके, रुकिए। ये देखिए अब मैंने इस सरफेस को इसके ऊपर, ये नीचे ग्राउंड का सरफेस है तो ये तो मूव करने से रहा,
चलो मैं इसको वो जो एग्जैक्ट सीन है वो दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं, ये बॉडी है, ठीक है। तो आप बताना, जैसे ही मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो ये ब्लॉक, ये कहां किस डायरेक्शन में गया आपको बताना, लेफ्ट या राइट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट, बस इतना सा बताना है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट में आप मुझे बताओगे किस डायरेक्शन में गया। अरे नहीं, अच्छे से ध्यान से देख, अच्छे से ध्यान से देखना, ऑपोजिट जा रहा है, यस और नो। एवरी टाइम किस डायरेक्शन में ऑपोजिट गया, एवरी टाइम जब जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो ये कहां जाएगा, यहां जा रहा है। जब ये यहां जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, यस, फ्रिक्शन कहां लग रहा है बताओ, सी कॉपी किसकी है, हाँ। तो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट। तो नाउ इन दिस केस यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, ये सिचुएशनल डिपेंड करेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है मान लो, तो दोनों बोथ कैन मूव टुगेदर टिल जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, हाँ या ना। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब समझे, फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स सेम हो रहा है ना एक बॉडी में, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। चलो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में पॉसिबल है, इज इट ओके। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपको एक नोट करवाया, रिलेटिव मोशन हाईलाइटेड कर लिया उस पॉइंट को। लास्ट वाला पॉइंट करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends upon sorry, kinetic force of friction always be directly proportional to, kinetic force of friction always be directly proportional to normal reaction force, always be directly proportional to normal reaction force, normal reaction force और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अलग करेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट लेंगे म्यू के और ये क्या हो जाएगा आपका एन, इज इट ओके। प्रोपोर्शनल टू एन, एन प्रोपोर्शनैलिटी साइन अलग किया तो एक कांस्टेंट यहां पर लिया, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस कांस्टेंट इज टू बी नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ ये टर्म आ गया, एन की वैल्यू कितनी हुई एम जी, एन की वैल्यू हो गई एम जी, तो यहां पर ये हो जाएगा एफ के इक्वल्स टू म्यू के एम जी। गॉट इट, कितना हो जाएगा एफ के इक्वल्स टू म्यू के एम जी। डन। अब कॉन्सेप्ट पॉइंट नोट करो इसमें, यहां पर कुछ केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट पॉइंट में, कि अगर इंक्लाइन प्लेन हो तब यही सेम सिचुएशन हमको कैसे लेनी है। लेट दिस वन इज एन इंक्लाइन प्लेन, यहां पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया एंड लेट ये ब्लॉक यहां पर प्लेस्ड है, इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर है, ये एंगल बन रहा है थीटा, मास है ब्लॉक का m,
मास इज मास ब्लॉक का m, ये वाला पार्ट आया mg। यहां पर मैं दो केसेस में बात करने वाला हूं, पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। तो अभी फिलहाल ये ब्लॉक जो है वो किस पर है, रेस्ट। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो अब मेरा पॉइंट है आप लोगों से, उस पर ध्यान देना आप लोग। mg, ये डायरेक्शन कहां पर है बताओ, डाउनवर्ड्स। इज इट ओके? नाउ ये बताइए ये कौन सा फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम बताइए, ये जो एरो अभी मैंने बनाया ये कौन सा, ये क्या होगा? यस, mg तो डाउनवर्ड लग रहा है। इज इट ओके? अब ये mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो mg दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। एग्रीड और नॉट? अच्छा ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ये कंपोनेंट कितना हुआ बताइए, mg sin थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, mg cos थीटा। और ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, बॉडी डेफिनेटली टेंड्स टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऑपोजिट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसने बॉडी को क्या किया है, रोक के रखा हुआ है। यस और नो? बॉडी को रोक के रखा हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, अभी हम लोग क्या है क्वेश्चन वाले पार्ट पर जब आएंगे तो डिटेल में इसमें कंटिन्यूअस बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। कारण क्या है, फ्रिक्शन को ना जितना पहले उसकी थ्योरी समझ लो, फिर उसके कॉन्सेप्ट समझो, और फिर न्यूमेरिकल पर आओ। न्यूमेरिकल में भी मैं आपको स्टेज बाय स्टेज न्यूमेरिकल ले जाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा अलग अलग पार्ट में, और फिर ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, लेवल को चेंज करते आएंगे, जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करना लर्न करेंगे। तो नाउ दिस पॉइंट एफ एस इसको रोक के रखा हुआ है। इज इट ओके? नाउ मेरा पहला पॉइंट, यहां पर एफ एस जो है वो लेट इट इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो आप बताइए ये एफ एस इस समय कितना होगा? तो आंसर है एफ एस को हम लोग दो टर्म में दे सकते हैं। नंबर वन, कोई भी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन पर होगा म्यू एस एन के बराबर। बोलो यस, म्यू एस एन के बराबर होगा। इस पार्ट में ध्यान से देखो, बोलो एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा होगा। यस और नो? तो इंक्लाइन प्लेन पर जब भी एन लोगे, रिपीट, इंक्लाइन प्लेन पर जब भी एन लोगे तो एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर ये एफ एस आपको मिलने जा रहा है म्यू एस एम जी कॉस थीटा। यस और नो? ये वैल्यू आ रही है म्यू एस एम जी कॉस थीटा इंक्लाइन प्लेन पर। इज इट ओके? और यदि सेम केस में मैं यहां पर ये एज्यूम करूंगा कि बॉडी इज इन मूविंग, देन एफ के की जो वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो बी, तो हम यहां पर नोट करेंगे एक और पॉइंट, इफ बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, देन एफ के विल ऑल्सो बी म्यू एस म्यू के एम जी कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंक्लाइन प्लेन पर ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ये प्लेन सरफेस पर, ये इंक्लाइन प्लेन पर, ये प्लेन सरफेस पर, और ये इंक्लाइन प्लेन पर। अभी मैंने स्टैटिक निकाला, अब इसमें काइनेटिक और निकाल के दिखा रहा हूं। हो गया याद है? डन? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट करना है, इफ बॉडी इज इन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे नोट करना सेम, इफ बॉडी इज इन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, if body is in motion on inclined plane, then fk equals to mu k mg cos theta. fk equals to
ये मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट आ जाएगा व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो मैंने फिर से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ पूरा, ठीक है। पहला था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट था व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, और सेकंड है व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो मुझे फिर से रिपीट डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के बेसिस पर सिंपली आप इसको रिलेशन को कर सकते हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट पॉइंट आपको क्लियर हुए कि इंक्लाइन प्लेन को कैसे आपको हैंडल करना है। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन लेते हैं इसमें, नोट करना। नोट करना। A mass of 4 kg rest on a horizontal plane mass of 4 kg rest on a horizontal plane if plane is inclined, if plane is inclined till angle 60 degree and the mass just begins to slide, mass just begins to slide, calculate the static force of friction between the block and surface. Calculate static force of friction between the block and surface. Is it okay? आपको स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के नोट कर लीजिए, म्यू एस 0.2, म्यू एस इज 0.2। अभी बिल्कुल बेसिक केवल फॉर्मूला फॉर्मूला केवल आप लोग का बेस क्वेश्चन है, G10 ले सकते हो। फिलहाल अभी जी का मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस से कैलकुलेशन ज़्यादा आपको, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस क्लियर हुआ। बताइए इंक्लाइन प्लेन करोगे सभी लोग, क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो? एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू के एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। और कितना? 4 न्यूटन, वेरी गुड। क्या मुझे बोर्ड पर एक क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? नहीं ना? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पूछूंगा मैं। वन मोर, a mass 4 kg rest on a horizontal plane, sorry, body body is sliding body is sliding on ice with velocity of 8 meters per second, 8 meters per second, comes to rest after traveling 4 meters
कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F/N या F/mg। F/mg इन अबव क्वेश्चन, यहां पर आपको जो F है, हाँ, मास ऑफ बॉडी नहीं है, मास ऑफ बॉडी इज नॉट गिवन। इज इट ओके? अब इस केस में आपको जो F है वो F इक्वल होगा, अगर हम यहां पर बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग को यहां पर निकालना है। नोट कर लो, इसमें मास ऑफ बॉडी इज मिसिंग है, इसमें कुछ टर्म एम ए ले सकते हो। एम ए बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। तो नोट करो इस पॉइंट में, पहला एस बॉडी इज स्लोइंग डाउन and finally comes to at rest, body is slowing down and finally comes to at rest, finally comes to at rest, therefore retarding force will be considered as force of friction तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ma डिवाइडेड बाय mg या फिर म्यू इज इक्वल्स टू a/g। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया, नोट करिए, ma डिवाइडेड बाय mg। अब बताइए a कैलकुलेट करना अब आसान है क्योंकि आपको फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू a/g, रिटार्डिंग फोर्स ma, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से आप a कैलकुलेट कर सकते हो। s गिवन है, v 0 है, u गिवन है, तो a आ जाएगा। कैलकुलेट करिए a और बताइए कितना आ रहा है। आ गया, गुड। आयुष, अनमोल श्रीवास्तव, आन्या, अपर्शा, अरमान, आर्या, अथर्व, अविका, अवनी, धरा, गुंजन, ईशान, स्प्रीत, मयंक, नित्या, पलक, राहुल, रुद्रांश, सहिति, श्रीदेव, सोहम, उदित, वंशिका, वेदिका, युग, युवराज, आभाष, प्रज्ञा, अक्ष, आरना, आर्यांश, एबिगेल,
एबिगेल, आदित्य, अद्रिजा, अक्षत, अक्षरा, अनमोल, अंशिका, अंतरा, अनुष्क। कैसी है अंतरा की? ज्यादा तो नहीं लगा? अच्छा। अन्वेषिका, एरन, आरोही, आरोही ऑनलाइन नहीं नहीं। अथर्व, अथर्व देवगन, अयान गुप्ता, अयान खत्री, दीप्तांशु, हरमन, कबीर, कनिष्का, कशिश, कशिश, खुशकेवट, लक्ष्य, नमो, पार्थ, पावनी, प्रगति, राधिका, रिद्धिमा, रुशिल, सक्षम, समृद्धि, शाइनी, शिवांश, श्रेया, शिविका, शुभी, सूरज, तनिषा, वरुण, वत्सल, वेद, आलोक, शिवली। नेक्स्ट क्लास आप लोग का टेस्ट है कल, और टेस्ट में प्रेजेंट रहना है। अटेंड एब्सेंटिज्म पर हम लोग पेरेंट्स को कॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक में। आप लोग का लॉस ऑफ मोशन पर टेस्ट है, इज इट ओके? और बाकी पैटर्न आप लोग को सबको आइडिया है कि कितना है। दीपिका अभी अभी 11th क्लास, आप लोग को सबको आइडिया है कि कितना मार्क्स का कैसा है। बस इस बार इस बात का ध्यान रखना, ओएमआर में 1 to 20 फिजिक्स के बाद जो 21 है वहां आप केमिस्ट्री मेंशन कर देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे ही आपका 40th क्वेश्चन होगा तो 41 से लेके 60 मैथ्स और बायो का है। उसमें एक प्रॉब्लम कई बार क्या जाती है, स्टूडेंट मेंशन नहीं करते कि मैथ्स और बायो, वो जरूर मेंशन करना। आई मैथ्स है तो मैथ्स लिखिए, बायो है तो बायो लिखिए, करेक्शन में आंसर शीट में दिक्कत जाती है। इज इट ओके? तो मेंशन करिए अपने सब्जेक्ट्स को ओएमआर पर, ठीक है? दे रहा हूँ, ठीक है।